हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रोज की तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल एक्चुअली किसी प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसा जनरली होगा नहीं। कई बार क्या होता है ना, सब्जेक्ट मटेरियल तैयार नहीं हो पाता है, कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपके सामने फिर से वापस आ गया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस लेके। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली प्रैक्टिस है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस और करेंगे बाकायदा, क्योंकि 1 घंटे की प्रैक्टिस में सब कुछ नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। भाई सब्जेक्ट और वर्ब में होता क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संबंध होता है कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो इसी चीज को, इसी कॉम्बिनेशन को, इसी एग्रीमेंट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो अगर आप सिंटैक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देखी है। एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स चूजन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। कि भाई ब्लैंक्स में अब जैसे यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इसमें एग्जैक्टली ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है, थोड़ा सा अलग तरह से आया है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये रेड में तो दिखाई दे रहा है ना अपन को, ओके, कि येलो करना पड़ेगा इसको कलर में, इंक कलर, इंक कलर, इंक कलर, येलो करके देखते हैं। येलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज और आर में से एक चुनना है। ये इसको, ये ब्लैंक है, ये वाला जो हिस्सा है ये खाली स्थान ही है, ये खाली स्थान है। इस खाली स्थान में हमने इज और आर करके दे रखा है, तो इसमें इज आएगा या आर आएगा ये हमें पता लगाना है। तो ये जितने भी ब्रैकेट वाले हिस्से हैं ये सब खाली स्थान है, इनको ब्लैंक समझना है हमको। ठीक है ना, खाली स्थान। इसमें हमने क्या कर रखा है, ये यहाँ पर अलग अलग डैश डैश ना करके इसी में हैज हैव रख दिया कि इसी में से एक को चुनना है। और पीछे हमने ऑप्शन नहीं दिया, इनमें ऑप्शन हमने बीच में ही दे दिया। तो ये सारे खाली स्थान ही है कि हैज और हैव में से हमें एक चुनना है और ये इसी स्थान पर आएगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग चुनना है ये अभी हम देख लेते हैं। हर चीज का अपना एक रूल होता है, एक नियम होता है, तो वो नियम कायदा क्या कहता है उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर डैश द डैश मच वाटर इन द पॉन्ड। अब यहां पर हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वाटर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, वाटर के ऊपर। अब क्यों डिपेंड करेगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम, कि जब भी कोई वाक्य देयर से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है बेटा, देयर से प्रारंभ होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज या आर या हैज या हैव, वो कभी भी देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगती है। वो हेल्पिंग वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगती है, बल्कि देयर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो यहां पर आएगी इन दोनों में से, वो हमेशा उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है, यहां पर सब्जेक्ट क्या मतलब, ये मान के चलिए नाउन आता है। ये कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। ये कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का मतलब बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो वाटर के साथ में बेटा हम लगाएंगे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, इज का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको सबको ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देयर इज आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू सच अ प्लान। कि भाई जो इस प्रकार का जो प्लान है उसमें कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं, कई सारे नानुकुर है। तो देखिए फिर से सेंटेंस देयर से चालू हुआ है बेटा। तो देयर से सेंटेंस चालू हुआ है, तो देयर के अनुसार हम इज आर नहीं लगाएंगे, बल्कि किसके अनुसार लगाएंगे, ऑब्जेक्शंस। यहाँ पर एक्चुअली नाउन क्या है, यहाँ पर नाउन बेटा है ऑब्जेक्शंस। अब जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्शंस में यहाँ क्या लगा है, एक तो एस लगा है, मतलब ऑब्जेक्शन एक वचन नाउन नहीं है, बहुवचन हो गया, एस लगा है। और मैनी का प्रयोग अलग कर रखा है। तो मैनी का तो प्रयोग, मैनी का मतलब क्या होता है, कई। तो कई, मैनी के बाद में जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो ये नाउन कौन सा हो गया, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। काउंटेबल तो है ही, तभी तो प्लूरल होगा। अगर काउंटेबल नहीं होगा तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता ना।
भाई जिसको हम गिन ही नहीं सकते वो तो एक वचन क्या और बहुवचन क्या, ठीक है ना। तो काउंटेबल, ये काउंटेबल है इसीलिए तो एक वचन बहुवचन है। अब उसमें भी क्या है कि ये कौन सा एस लगा है, ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शंस बोल रहा है ये, तो ये बहुवचन है और मैनी का प्रयोग हमेशा बहुवचन नाउन के साथ ही होता है। तो बेटा ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, काउंटेबल है ना, प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब एक वचन आएगी कि बहुवचन आएगी, इसमें हम लगाएंगे आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर मैनी ऑब्जेक्शंस टू सच अ प्लान। आई होप कि बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, 2 क्वेश्चंस में तो कोई इश्यू नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इश्यू होगा भी नहीं, इक्का तक का क्वेश्चन हो सकता है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज बीन अवार्डेड, कि भाई जो लड़कियों में से प्रत्येक को अवार्ड दिया गया, अवार्ड किया गया, ठीक है ना, ठीक है ना, उसे अवार्ड दिया गया, सम्मान दिया गया। ओके, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ईच, ईदर, नीदर इनके साथ में कभी ऑफ का प्रयोग हो जाए तो वर्ब हमें, सॉरी जो नाउन होता है बेटा, ये जो नाउन गर्ल्स दे रखा है वो हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कैसा आता है बेटा, हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना, कैसा आता है बेटा, हमेशा प्लूरल नाउन आता है। कब, जब ईच हो, ईदर हो, है ना, EITHER, ईदर हो, ईदर ऑफ का प्रयोग हो जाए, नीदर ऑफ का प्रयोग हो जाए, है ना, ये अभी आएंगे, सब आगे आएंगे, नीदर ऑफ का प्रयोग हो जाए, एनी वन ऑफ का प्रयोग हो जाए या एनी ऑफ का प्रयोग हो जाए, एनी वन ऑफ आ सकता है ना, नन ऑफ आ सकता है, क्या आ सकता है, नन ऑफ आ सकता है ना। इसके बाद में ईदर, नीदर, ईच ऑफ आ सकता है, ये ईच ऑफ तो आ गया, ईदर, नीदर, नन ऑफ आ सकता है, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग अगर हो जाए, इनके बाद में अगर ऑफ लगता है, ईदर के बाद में ऑफ लग रहा है, नीदर के बाद में ऑफ लग रहा है, एनी वन के बाद में ऑफ लग रहा है, नन के बाद में ऑफ लग रहा है, तो इन शब्दों के बाद जब ऑफ लगेगा तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, जैसे यहाँ पे आया है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स की जगह ईदर ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है, नीदर ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है, एनी वन ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है, नन ऑफ द गर्ल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर गर्ल्स तो हो गया बस, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि इनके बाद में, ईच ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा हमेशा, क्योंकि इसका जो मुख्य सब्जेक्ट है वो गर्ल्स नहीं है, लड़कियों में से प्रत्येक, तो मुख्य सब्जेक्ट इसका क्या है, ईच है। तो हमेशा जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो हैज और हैव में से वर्ब सिंगुलर कौन सी है, हैज वर्ब सिंगुलर है, ठीक है ना। आई होप ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। कमेंट करके बता दिया करो, और होली के बाद में हम लाइव क्लास चालू करने वाले हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कहाँ गया पेन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द पुलिस हैज हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प द ओल्ड मैन, कि भाई पुलिस से क्या है, जो वृद्ध आदमी की हेल्प करने को कहा गया, ठीक है ना, कहा गया या पूछा गया, ठीक है ना। पुलिस बेटा ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि पुलिस प्लूरल नाउन है। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है, तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। और अगर ये प्लूरल है तो इसमें से हैज और हैव में से प्लूरल कौन सा है, इसमें से हैव प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द पुलिस हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प द ओल्ड मैन, उससे मांगे, मतलब गरीब व्यक्ति की मदद के, बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए पुलिस से सहायता मांगी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पुलिस एक प्लूरल नाउन है। इसी को तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, कि अगर किसी को नहीं पता है कि पुलिस क्या है, एडवाइस क्या है, तो सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब क्या लगाएंगे, कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। अब इसमें देखो, इसमें 2 नाउन है ना, एक तो टीम है ना, ये भी नाउन है, और डॉक्टर्स भी नाउन है। डॉक्टर्स तो प्लूरल नाउन है भाई, टीम कौन सा नाउन है, यहाँ पर टीम है सिंगुलर नाउन। अब टीम सिंगुलर नाउन क्यों है भाई, एक्चुअली क्या होता है ना, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन ज्यादातर सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, मतलब ये कई लोगों के समूह से बनता है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों के एक लोग से नहीं, लोगों के समूह से क्राउड बनता है, ठीक है ना, ग्रुप बनता है। तो इसी प्रकार से जो कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर्स प्लूरल है, लेकिन कई सारे डॉक्टर्स से मिलकर एक टीम बन रही है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, अ टीम।
तो अ टीम है यहाँ पर, तो टीम अपने आप में कलेक्टिव नाउन जरूर है, ये जो डॉक्टर से मिलके बनी है या प्लेयर्स से मिलके बनी है, जैसे यहाँ पर अ टीम ऑफ प्लेयर्स कर दें अपन, मान के चलिए। तो प्लेयर्स ये अपने आप में बहुवचन है, लेकिन जब वो कलेक्टिव नाउन के रूप में एक वचन के रूप में आता है तो ये यहाँ पर एक वचन ही कहा जाएगा। यहाँ पर अ टीम, डॉक्टर्स की एक टीम, टीम के रूप में वो एक हो गया, एक वचन हो गया। तो यहाँ पर बेटा जो लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो आगे वाला सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और आगे वाला सब्जेक्ट क्या है? अ टीम। और अ टीम का मतलब है एक टीम, और एक टीम मतलब सिंगुलर नाउन हो गया। तो यहाँ पर हैज रीच्ड हियर लगाएंगे, यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द काउज अलोंग विद हर मास्टर, कि जो गाय थी उसके मास्टर के साथ में मूविंग इन द जंगल, वो कहाँ घूम रही थी? जंगल में घूम रही थी। अब यहां देखो, ये जो अलोंग विद का प्रयोग किया है ना, अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। कौन से? एक तो सब्जेक्ट काऊ है, दूसरा सब्जेक्ट मास्टर है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी दो सब्जेक्ट किन किन से जुड़ जाएं, जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाएं, एज वेल एज, विद से जुड़ जाएं, टुगेदर विद से जुड़ जाएं, अलोंग विद से जुड़ जाएं, अलोंग विद और टुगेदर विद मतलब के साथ, एक ही बात है। इंक्लूडिंग से जुड़ जाएं, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग से जुड़ जाएं, लाइक अनलाइक से जुड़ जाएं, लाइक अनलाइक से जुड़ जाएं, बिसाइड्स से जुड़ जाएं। इतने शब्दों के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे अभी यहां पर दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अभी पहला सब्जेक्ट है द काउस, ये काउस सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है मास्टर, हर मास्टर। तो ये किससे जुड़े हैं? अलोंग विद से जुड़े हैं। लेकिन अगर अलोंग विद की अगर जगह पर ये एज वेल एज से जुड़े होते, या विद से जुड़े होते, या टुगेदर विद से जुड़े हुए होते, या इंक्लूडिंग से, एक्सक्लूडिंग से, या लाइक अनलाइक बिसाइड से जुड़े होते, तब भी इन सभी चीजों से नियम कहता है कि इन सारे चीजों से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगी। आई होप कि आपको ढंग से ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला कि अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लाइक अनलाइक या बिसाइड्स, इनके द्वारा अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और पहला सब्जेक्ट अगर मान के चलो यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो इसका यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है? काउज है। काउ में एस लगा है ना, ये एस है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर या प्लूरल? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। The cows along with her master moving in the were moving in the jungle। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। यार जंगल में तो मैं बहुत दिन से नहीं गया, मेरे को जंगल में जाने की बड़ी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो आई होप कि बेटा आप लोगों के दिमाग में जो जाले छाए थे वो सब साफ हो रहे हैं। अगर जाले छाए थे और जाले नहीं छाए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी साफ हो जाएंगे, तब समझ में आ जाएंगी चीजें। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, अब यहाँ पर मैन और वुमेन अलग अलग दे रखे हैं। हैव या हैज इक्वल राइट, कि दोनों को, हर आदमी और हर महिला को समान अधिकार होते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, जब भी ईच इन एवरी के साथ में, अगर ईदर, ईच, एवरी, इनके साथ में जब भी कोई नाउन जुड़ता है तो वो नाउन भी सिंगुलर नाउन के तौर पर ही आता है ना, और वर्ब भी सिंगुलर नाउन के तौर पर ही आती है। ईच एंड एवरी के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इनके साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में आएंगी। क्या आएंगी? एवरी के बाद में नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। यहाँ पर वर्ब नहीं देखिए, तो वर्ब क्या है बेटा? यहाँ पर हैज दे रखा है, तो हैज यहाँ पर वर्ब हो गया, ठीक है ना। ये हैव यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ईच और एवरी से जुड़े हैं, तो नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सारिका, आहा भाई, अब सारिका का तो ध्यान आते सी जाने क्या बताऊं, कई सारी यादें सामने आ जाती हैं भाई। सारिका 1996 की बात बता रहा हूं। मैं पहले मार्शल आर्टिस्ट था। देखो, एक सारिका के नाम से एक छोटी सी कहानी समझाता हूं तुम्हें मैं। छोटी सी कहानी सुनाता हूं, शायद आपको इंटरेस्ट आए। कि सारिका 1996 की बात बता रहा हूं। मैं मार्शल आर्ट सीखता था, उस समय कराटे वगैरह सीखता था। तो मैं एक बार बैतूल गया था। कहाँ गया था मैं?
सागर सर अगर सुन रहे हैं तो ध्यान दे लें। मैं एक बार कहाँ गया था, बैतूल गया था मैं 1996 में फाइट करने के लिए, मार्शल आर्ट की फाइट करने के लिए। वहां पर मुझे एक सारिका मिली थी भाई। कौन मिली थी? वहां पर सारिका मिली थी, जो मुझे आज भी ध्यान है। देखो वहां पर मुझे सारिका मिली थी। तो वो सारिका मुझे आज भी ध्यान है। मुझे नाम भी पसंद है सारिका, सारिका नाम बहुत पसंद है मुझे। अब आगे की कहानी कभी और सुनाएंगे, ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मैं फाइट करने गया था भैया, सीधी सी बात है। तो फाइट करने में तो इंसान खुद पिटता भी और पीटता भी है। सामने वाले को बैतूल में हमने अच्छी तरह से धोया था, खून खून हो गया था उसके पूरे, लेकिन दो चार हमारी भी पड़ी थी तरीके से। तो जब हमें पड़ी थी तो हमें गुस्सा आ गया था, क्योंकि सारिका वहां पर मैच देख रही थी। तो ऐसा कई बार परफॉर्मेंस अच्छा निकले आता है, जब किसी को आप पसंद करते हैं और वो आपको परफॉर्म करते देखता है तो जोश ज्यादा आ जाता है, डर भी लगता है ना। तो चलो, ये तो सारिका की कहानी हो गई, कभी और सुनाऊंगा सारिका की कहानी। तो सारिका डेयर नॉट फेस मी या डेयर्स नॉट फेस मी। अब देखो, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मानेंगे ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दिख ही रहा है क्योंकि डेयर या डेयर्स आ रहा है। अब यहां पर बेटा क्या होता है ना, सारिका एक वचन करता है तो एक वचन करता के साथ में सिंपली डेयर्स का प्रयोग होता, लेकिन यहां पर डेयर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेयर एक क्या है ना, मार्जिनल मॉडल वर्ब है। क्या नाम, क्या मॉडल वर्ब है? मार्जिनल मॉडल वर्ब। इसको सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल वर्ब। अब सेमी मॉडल वर्ब की क्या खासियत होती है कि सेमी मॉडल, जैसे डेयर है, नीड है, यूज्ड टू है, यूज्ड टू, ये तीनों को यूज्ड टू, इनको सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। अब सेमी मॉडल वर्ब, पहली बात तो मॉडल वर्ब ही क्या होती है? मॉडल वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। और सेमी मॉडल वर्ब का मतलब क्या हो जाता है कि इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के रूप में भी करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना। अब यहां सिचुएशन क्या है कि जब यहां पर इसका मॉडल के रूप में मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव में, तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है। अफर्मेटिव में नहीं होता है। क्या बोला मैंने? कि डेयर का प्रयोग, क्या बोला मैंने? डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव वाक्य में नहीं किया जाता। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा समझाने में, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। तो बेटा ये क्या है कि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो डेयर क्या है, जैसे ये डेयर, अब जैसे इसमें डेयर में एस लगा है, अब ये एस कोई हेल्पिंग वर्ब में तो लग नहीं सकता। ये तो कब लगेगा? जब ये मेन वर्ब बना दोगे इसको मुख्य क्रिया में, क्योंकि एस और ई एस का प्रयोग हम किस में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में कभी नहीं करते हैं, हम हमेशा मेन वर्ब मुख्य क्रिया में करते हैं। तो मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होगा, तो मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होगा, तो फिर हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग ऐसे नहीं करेंगे, डेयर्स नॉट नहीं आएगा, डज नॉट डेयर आएगा यहाँ पर, अगर आएगा तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा? सारिका के साथ में सिर्फ डेयर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सर ये लगा देंगे क्या प्लग? सर प्लग लगा देंगे क्या? क्या बोला मैंने? कि यहां पर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, तो यहां पर सारिका के साथ में सिर्फ डेयर का प्रयोग होगा, डेयर्स का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि अगर डेयर्स का प्रयोग होता हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो फिर नॉट ऐसे नहीं आता, फिर यहां पे डज नॉट डेयर का प्रयोग होता। तो ये चीज मैं आपको कभी मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा तो और समझा दूंगा, क्योंकि इसमें कम से कम 15-20 मिनट अकेले क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं या कल के लिए छोड़ देते हैं, कल इसको अपन सेकंड टाइम में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? नीदर, हाँ, नीदर ऑफ द स्टूडेंट, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर आई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, नीदर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं? स्टूडेंट जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट 1 और आई जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट 2। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखना कि नीदर नॉर के साथ में जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब किसके अनुसार आती है? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो वर्ब फर्स्ट कौन सी है? स्टूडेंट्स हैं। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है?
सेकंड सब्जेक्ट है आई, तो वर्ब बेटा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ना आके आई के अकॉर्डिंग आएगा। तो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर आई एम टू कम, न तो मुझे आना है न ही विद्यार्थियों को आना है, इस तरह से। तो आई के साथ अकॉर्डिंग हम इसमें, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया। दोबारा से समझा देता हूं। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। दोबारा सुन लो। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और एज वेल एज विद, टुगेदर विद के साथ में दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द लीडर एंड पॉलिटिशियन इज आर टू एड्रेस द मीटिंग। अब यहां पर देखो, यहां पर एंड से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक तो लीडर जुड़ा हुआ है और एक पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ है। एक लीडर और एक पॉलिटिशियन। अब ऐसी स्थिति में यहां कैसे पता चलेगा कि भाई यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा, इज आएगा कि आर आएगा? यहां पर क्या आएगा कि भाई जो लीडर नेता है और जो राजनेता है उसको क्या करना है? मीटिंग को एड्रेस करना है, मीटिंग के सामने संबोधन देना है, मतलब बोलना है। तो ये ध्यान रखना बेटा, एंड से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो अगर आर्टिकल किसी एक सब्जेक्ट के साथ आता है, आर्टिकल किसी एक नाउन के साथ आता है ना, सिर्फ एक, जैसे यहाँ पर लीडर और पॉलिटिशियन अलग अलग हैं, तो हमको क्या लग रहा है कि लीडर अलग है और पॉलिटिशियन अलग है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लीडर और पॉलिटिशियन है कोई दो अलग अलग लोग नहीं है, ये दो अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ एक के साथ ही लगा है। अगर आर्टिकल यहाँ पे पॉलिटिशियन के साथ भी लगा होता तो इससे फिर ये दो अलग अलग लोग हो जाते, ये फिर एक व्यक्ति नहीं होता। अभी आज की तारीख में ये क्या है, जब तक द नहीं लगा है या ए एन नहीं लगा है तब तक ये क्या है, जो लीडर है वही पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन वही लीडर है। ये टोटल मिला के एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग नाम दे रखे हैं। नाउन दो है लेकिन ये व्यक्ति एक ही है। कैसे? क्योंकि इसमें आर्टिकल एक के साथ लगा है। तो फिर क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर क्या आएगी? क्यों आएगी भाई? क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है ना, व्यक्ति एक ही है। द लीडर इन पॉलिटिशियन, जो नेता है और जो पॉलिटिशियन राजनीतिक है उसको संबोधित करना है ना। मैंने बता दिया अगर पॉलिटिशियन के साथ में द लगा होता तो फिर यहां पर आर का प्रयोग होता, इज का प्रयोग नहीं होता। यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों? दोनों एक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल इज ग्रेट। कि भैया जो जो मतलब शुद्ध घी और शुद्ध तेल प्राप्त करने में जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। मतलब आज की तारीख में शुद्ध घी और शुद्ध ऑयल, शुद्ध तेल मिलता नहीं है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो घी और ऑयल नहीं है, यहां पर डिफिकल्टी है। और डिफिकल्टी क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। ओके, एक सिंगुलर नाउन है डिफिकल्टी। तो यहां पर डिफिकल्टी सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल इज ग्रेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स न्यू। बोर्ड क्या है बेटा? बोर्ड कई सारे मेंबर्स से मिलकर, बोर्ड या एक तरह से बोलते हैं कमेटी, वो होता है। तो बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपने आप में ज्यादातर सिंगुलर होता है, कई बार वो प्लूरल भी होता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर सिंगुलर कैसे कैसे पता चलेगा? द बोर्ड डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स। अब यहां पर इट्स का प्रयोग करा है, मतलब बोर्ड के लिए यहां पर किसका प्रयोग करा? इट्स। और इट्स का प्रयोग बेटा सिंगुलर। ये क्या है? इट्स क्या है? एक पजेसिव शब्द है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? पजेसिव एडजेक्टिव ये होता है कि आई अगर है तो आई का पजेसिव अधिकार जताना है किसी चीज पे, तो हम किस शब्द का प्रयोग? माई का प्रयोग करेंगे। वी क्या है? वी मतलब हम, तो हमसे कोई पजेसिव क्या बनेगा? हमारा। यू से पजेसिव क्या बनेगा? योर। क्या बनेगा? योर। ही से पजेसिव क्या बनेगा? हिज। शी का पजेसिव क्या बनेगा? शी का पजेसिव बनेगा हर। पजेसिव मतलब अधिकार जताने वाला शब्द। इट का पजेसिव क्या बनेगा? इट्स बनेगा। तो जो संस्थाएं वगैरह होती हैं उसके लिए भी हम इट्स का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर बोर्ड प्लूरल शब्द के तौर पे प्रयोग किया जाता, बहुवचन के तौर पे, तो यहाँ इट्स के स्थान पर बेटा देयर का प्रयोग होता है। क्या होता है? देयर का प्रयोग होता है, इट्स का प्रयोग नहीं होता। यहाँ इट्स सिंगुलर का प्रयोग करा है, सिंगुलर पजेसिव का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बोर्ड भी कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया गया, तो हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, न कि हैव का, ठीक है। ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है भाई?
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अ लॉट ऑफ राइस हैज बीन बॉट। अब काफी सारा, जो काफी सारी मात्रा में चावल खरीदा गया है, खरीद लिया गया है। अब लॉट ऑफ का जो प्रयोग करते हैं, अ लॉट ऑफ क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, ये एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है ये। और अ लॉट ऑफ का प्रयोग हम क्या करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ करते हैं। हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं इसका प्रयोग, किसका, अ लॉट ऑफ का प्रयोग, है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइस क्या है बेटा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्रिया कौन सी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं आती है, ध्यान रखना ये। तो अ लॉट ऑफ राइस हैज बीन बॉट, ऐसे प्रयोग होगा। वाह वाह, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया है बच्चा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ द मैन एम्प्लॉयड ग्रेट देयर, कि भैया जो नंबर है, संख्या है। देखो अब एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सीखना है कि हमारे सामने दो शब्द हैं। एक तो होता है अ नंबर ऑफ, क्या होता है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ होता है। दूसरा होता है द नंबर ऑफ, क्या होता है, द नंबर ऑफ का प्रयोग होता है, द नंबर ऑफ। अब अ नंबर ऑफ के साथ में क्या होता है बेटा, नाउन भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है ना। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में क्या होता है, द नंबर ऑफ के साथ में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है ना। ये हमें ध्यान करना पड़ेगा, स्वाहा। तो द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड, कि भैया जो इस कंपनी में मैन एम्प्लॉयड हैं, मैं जो, हाँ, द नंबर ऑफ द मैन एम्प्लॉयड, या एम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉइज होना चाहिए ना, मैन एम्प्लॉइज होगा ये, हाँ मैन एम्प्लॉयड नहीं, सॉरी सॉरी, मैन एम्प्लॉयड, हाँ एम्प्लॉइज होना चाहिए यहाँ पर। जो आदमी है, मतलब जो कर्मचारी हैं, जो आदमियों की, कर्मचारियों की संख्या है, आदमी कर्मचारियों की संख्या है, वो काफी, यहाँ पर बेटा द नंबर ऑफ का मतलब अ नंबर ऑफ का मतलब निकलता है बहुत सारा, काफी सारा, काफी ज्यादा, ठीक है ना, बहुत सारे, कई सारे। लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब निकलता है की संख्या, क्या निकलता है, की संख्या, की संख्या। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड, नाउन तो प्लूरल आ गया यहाँ पर, एम्प्लॉइज नाउन तो प्लूरल आ गया, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगा। मैंने बताया ना, द नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखे, धनंजय एंड नॉट यू, हम बात कर रहे हैं धनंजय की, तुम्हारी नहीं, हैज बीन कॉल्ड हियर। भाई धनंजय को तुम्हें नहीं बुलाया गया, धनंजय को बुलाया गया है, नॉट यू। तो धनंजय को बुलाया गया, तो धनंजय तो सिंगुलर है, तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, 20,000 रुपीज। भैया अगर पैसा प्लूरल है, पैसा तो प्लूरल होएगा ना, मतलब ये पैसा, मनी तो सिंगुलर होती है, मतलब मनी तो अनकाउंटेबल होती है। यहाँ पर क्या देखा है, 20,000 रुपीज, ये तो प्लूरल शब्द है क्योंकि रुपीज भी प्लूरल है ना, 20 है, 1000, ये सब प्लूरल है। लेकिन अगर निश्चित रकम का प्रयोग किया गया, निश्चित दूरी, निश्चित रकम, निश्चित दूरी, निश्चित दूरी, रकम और समय, बहुवचन होने के बाद भी वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाता है। तो 20,000 रुपीज वॉज पेड टू मी बाय हिम, 20,000 रुपीज वॉज पेड टू मी बाय हिम, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, मैनी स्टूडेंट, देखो मैनी अपने आप में बहुवचन है, मैनी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और मैनी का मतलब होता है कई। लेकिन यहाँ पर मैनी के साथ में जब ए और एन लग जाता है तो ये इसके साथ में नाउन सिंगुलर आता है। अगर मैनी लिखोगे तो मैनी के साथ में तो स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, मैनी स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे ही उसमें से ए और एन लगता है, मैनी के साथ में ए या एन लगता है, तो स्टूडेंट भी यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, मतलब मैनी के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। मैनी के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जबकि मैनी के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैनी के साथ में ए आ गया तो स्टूडेंट सही है, और हैज़ यहाँ पर पास्ड, के मैनी कई एक विद्यार्थी पास हो चुके हैं, कई एक पास हो चुके हैं, इस तरह से इसका यूज होगा। अब यहाँ देखो जरा, मोर देन वन गर्ल। अब ये मोर देन वन गर्ल में थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है कि भाई मोर देन वन गर्ल इज टू बी रिवार्डेड, एक है ना। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोर देन वन गर्ल के साथ में आर आना चाहिए भाई,
भाई एक से ज्यादा है, अब एक से ज्यादा है इसका मतलब मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा आर टू बी रिवार्डेड मोर देन वन। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, चेक करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सोनी एज वेल एज शीतू, सोनी एज वेल एज शीतू, एज वेल एज के साथ में जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, एज वेल एज के साथ में जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो हमेशा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है। तो अभी तो चूंकि दोनों जगह सिंगुलर नाउन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान के चलिए सिंगुलर की जगह यहाँ पर प्लूरल होता, पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता, तो फिर यहाँ पर हैव का प्रयोग करते। तो अभी तो हमें किसके अनुसार प्रयोग करना है, शीतू के, सॉरी सोनी के हिसाब से प्रयोग करना है कि भैया सोनी और साथ ही साथ शीतू ने भी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, गॉट गुड मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सोनी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एज वेल एज के साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्रिया का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द ड्रामाटिस्ट एंड म्यूजिशियन, कि जो नाटककार है, ड्रामाटिस्ट एक हो गया, म्यूजिशियन यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और ऐसे में आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ किया हो, तो इससे ये पता चलता है कि वो जो दोनों नाउन्स हैं वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो दो एक ही व्यक्ति हैं। जो ड्रामाटिस्ट जो नाटककार है, और जो जादूगर है, जो म्यूजिशियन, मैजिशियन नहीं म्यूजिशियन, हाँ, और जो संगीतकार है, वो दो अलग अलग लोग नहीं है। जो संगीतकार है और जो ड्रामाटिस्ट नाटककार है वो दोनों एक ही हैं। अगर म्यूजिशियन के पहले भी द लगा होता तो फिर ड्रामाटिस्ट अलग होता, म्यूजिशियन अलग होता, और दो अलग अलग होते तो फिर वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते, सिंगुलर वर्ब का नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो ड्रामाटिस्ट है वही म्यूजिशियन भी है, तो दोनों एक ही व्यक्ति, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर पहचानने में गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वांट सिंगुलर है कि वांट्स सिंगुलर है, तो मैं कहूंगा कि वांट्स यहाँ पर सिंगुलर है। जबकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वांट को सिंगुलर बनाएंगे, वांट्स को प्लूरल बताएंगे। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये बेटा लिखा है बॉय, ये कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल नाउन हो जाएगा बॉयज। ये कौन सा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो हमने क्या करा, एस लगा के, बॉय में एस लगा के उसको प्लूरल बना दिया। लेकिन बेटा जब मुख्य क्रिया वर्ब की बात आती है, जैसे ये यहाँ पर वांट या प्ले लिखा है ना, ये प्ले लिखा है, तो प्ले बेटा क्या है, सिंगुलर वर्ब नहीं है। प्ले अपने आप में प्लूरल वर्ब है, स्पीक अपने आप में प्लूरल वर्ब है ना, सिट अपने आप में प्लूरल वर्ब है, कम अपने आप में प्लूरल वर्ब है, गो अपने आप में प्लूरल वर्ब है। ये जितनी भी वर्ब होती हैं अपने आप में प्लूरल होती हैं। तो अगर इनको सिंगुलर बनाना है तो हमें इनमें एस लगाना पड़ेगा। नाउन से बिल्कुल विपरीत काम इसमें होगा, नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं और वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो प्ले का सिंगुलर क्या हो जाएगा बेटा, प्लेज हो जाएगा। स्पीक का सिंगुलर क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। सिट का सिंगुलर क्या हो जाएगा, सिट्स हो जाएगा। कम का सिंगुलर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। गो का सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या है कि मेन वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को, नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ये वर्ब की बात हो रही है। तो यहाँ वांट्स टू गो आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बदल गए हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बदल गए हैं। जरा इसमें देख लें, रिकॉर्डिंग 33, ओके। एक्सरसाइज थर्ड क्या बोल रही है कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। अच्छा ओके, एरर फाइंडिंग आ गई है, ठीक है ना। एरर फाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं। चलो एरर फाइंडिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एरर फाइंडिंग के बाद भी देख लेते हैं, एरर फाइंडिंग के बाद और क्या आ रहा है इसमें, और भी तो होंगे ना क्वेश्चन। अच्छा ज्यादा है एरर फाइंडिंग क्या, तो आपके काफी ज्यादा एरर फाइंडिंग। डू यू वांट टू कीप यू, क्या है,
ये इसमें देखते हैं, एक मिनट जरा। नहीं, चलो एरर फाइंडिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ रहा है? हम्म, हम्म, यहाँ पर हम एरर फाइंडिंग कर लेते हैं भाई। देखो यार, अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कि ये कह रहा है कि ये क्या कह रहा है एरर फाइंडिंग में, 2 3 4 कौन सा दे दिया था मैंने इसको, हाँ ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरेशन मैन ऑफ द टाउन। बेटा वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो वन ऑफ के बाद में नाउन क्या होता है बेटा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन, है ना, जनरस मैन ऑफ द टाउन। इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि इसमें एरर अगर होती तो क्या हो सकती थी, यहाँ पर मैन MAN की, मैन की जगह MEN मैन कर देते। क्या कर देते यहाँ पर, MAN मैन की जगह MEN मैन। मैन यहाँ पर सही है अपने आप में, MAN अगर हो जाता है यहाँ पर तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो ये अपने आप में सही है। एक दूसरी चीज खुला है, एक दूसरी लगा दे, एक दूसरी चीज इसमें और देखने को है, एक दूसरी चीज इसमें एक और देखने को है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो रहा है तो वो दोनों एडजेक्टिव समान डिग्री का होना चाहिए। मतलब अगर पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है तो दूसरा भी पॉजिटिव का होगा, पहला एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री का होगा, और पहला एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री का है तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री का होना चाहिए। फिर यहाँ पर तो मेन चीज क्या है, यहाँ पर तो नाउन की बात है। एक मिनट, ये क्या करती है देखता हूँ जरा, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज। बेटा कंप्यूटर अलग है और टेलीकम्युनिकेशन अलग है, तो यहाँ पर एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएंगे, बहुवचन कहलाएंगे ना। तो यहाँ हैज की जगह क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर हैव प्रयोग होगा। अच्छा, इसमें पहले वाले में कोई गलती नहीं थी तो यहाँ पर हम नो एरर का प्रयोग करेंगे, नो एरर का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाले में गलती क्या आएगी, यहाँ हैज की जगह क्या आएगा बेटा, हैव का प्रयोग आएगा। और हैव का प्रयोग यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड से अगर दो नाउन जुड़ते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गलती क्या है, सेकंड वाले में गलती है ना। ये जितने भी दे रखे हैं इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये करना क्या है, मैं बता देता हूँ कि इसमें पूरे वाक्य में, ये पूरा एक वाक्य है जिसमें हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट 1 है अगर इसमें गलती है तो इसमें पार्ट 1 में अपन को क्या है, टिक लगाना है ना। अगर गलती पार्ट 1 में है, अगर इसमें है तो इसमें फर्स्ट में पार्ट गलती लगाना है, अगर दूसरे में गलती है तो इसमें निशान लगाना है, तीसरे में गलती है तो इसमें लगाना है, चौथे में गलती है तो इसमें लगाना है, और किसी में भी गलती नहीं है तो फिर नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है ऐसे लगाना है। तो ये क्या कर रहा है, हमने एक ही वाक्य को हमने क्या करा है, 5 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। द पोएट एंड क्रिटिक, जो कवि है, जो पोइट है, और क्रिटिक जो कवि है और जो आलोचक है, हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। उसको क्या है कि उसको सम्मान दिया गया उसके होम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उसकी खुद की जगह पर वहां पर एक कोई फंक्शन किया गया और उसको उसके कार्य के लिए सम्मान दिया गया। तो बेटा यहाँ पर जो पोइट और क्रिटिक अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये यहाँ पर नाउन तो दो हैं लेकिन ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल सिर्फ एक के साथ में प्रयोग हो रहा है। जब एंड से जुड़े दो नाउन के साथ में एक के साथ में आर्टिकल लगता है तो वो दो एक ही व्यक्ति को प्रेजेंट करते हैं। तो जो पोइट है वही आलोचक है, जो आलोचक है वही कवि है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बेटा जब एक ही है तो फिर यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा हैज बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज बीन का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। कि भैया जो ब्रेड और बटर होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं। अब इसमें एक चीज देखना है कि एंड से अगर दो
एंड से अगर दो नाउन जुड़े हैं तो हमने क्या बोला कि वो प्लूरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है बेटा, प्लूरल तो हो जाते हैं लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाउन्स कैसे होते हैं जो जोड़े के रूप में प्रयोग, हाँ, जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे नाउन्स का एंड पे जुड़े होने पर भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि दाल चावल, कढ़ी चावल, घोड़ा गाड़ी, स्लो एंड स्टडी, ये इस टाइप के नाउन्स होते हैं, है ना। बटर रोटी, इस टाइप। तो ब्रेड एंड बटर क्या है, वो इसी प्रकार का नाउन है। तो ये भले ही एंड से जुड़े हैं, लग रहे बहुवचन में है, लेकिन चूंकि ये जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इसलिए हम इनके साथ में बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब का बहुवचन नहीं आएगी यहाँ पे। वर्ब क्या आएगी, एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आएगा बेटा, इज का प्रयोग होगा। सेकंड में गलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल। एवरी के साथ में जब भी नाउन और प्रोनाउन जुड़ेंगे, ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कलर चेंज कर लेता हूँ। अरे कलर चेंज नहीं करा। हाँ, तो क्या लिखा है कि एवरी मैन, मैन, एवरी के साथ में जब मैन और वुमेन कुछ भी जुड़ा होगा तो नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली, आर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, कि हर व्यक्ति, हर आदमी और हर औरत जो परिवार के हैं वो बच्चे के पालन पोषण में, बच्चे की जीवे मतलब बच्चे के वो पालन, क्या बोलते हैं उसे, परवरिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें कौन से उसमें गलती लगानी है अपन को, थर्ड वाले पार्ट में गलती लगानी है इसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ईदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। बेटा ईदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, वर्ब लगती है। तो यहाँ पर सतीश फर्स्ट है और मनीष यहाँ पर सेकंड है। तो यहाँ पर भले वो दोनों अकेले सिंगुलर सिंगुलर हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मनीष के अकॉर्डिंग अपन को वर्ब लगानी है। तो मनीष सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव की जगह क्या लगेगा, हैज का प्रयोग करेंगे। ये क्या डार्क वाला येलो हो गया ना, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, लाइट येलो कर लेते हैं इसको, ये कर लेते हैं इसको। हाँ, ये अलग दिख रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मनीष के साथ में बेटा हैव नहीं लगेगा बल्कि हैज का प्रयोग होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नीदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स। बेटा नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, ईदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पर राखी फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, हर फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट हो गया। सेकंड सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, फ्रेंड्स बहुवचन दिख रहा है ना। तो यहाँ बेटा वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। वर प्रेजेंट एट द पार्टी, कि न तो राखी न ही उसके दोस्त पार्टी में प्रेजेंट थे। तो यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईदर शी और आई विल पे द फीस, कि या तो वो और या फिर मैं फीस दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ईदर और के साथ में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो एक तो शी हो गया फर्स्ट और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सेकंड, आई। तो बेटा आई के साथ में विल का प्रयोग न करके शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब शैल लगेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में गलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। इसमें तो कोई भी मेरे को नथिंग बट ट्रीज, हाँ, ट्रीज के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं दिखा, नहीं दिखा। अच्छा, कुछ भी नहीं दिखा। तो यहाँ पर बेटा नथिंग बट के साथ में जब भी लगाते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर वर्ब की जगह वॉज का प्रयोग होगा। नथिंग बट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वाज वेरी लार्ज, कि जो लोगों की जो संख्या थी जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो बहुत ज्यादा थी। तो द नंबर ऑफ के साथ में नाउन हमेशा प्लूरल आता है, जो कि ये प्लूरल नाउन ऑलरेडी है, और वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, जो कि ये हमेशा जो ऑलरेडी ये है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वाज वेरी लार्ज, तो ये सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है सेंटेंस में।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। कि बेटा सम और सब्सटेंस को हमेशा साथ में ही जोड़े के रूप में देखा जाता है, सम एंड सब्सटेंस। तो यहाँ पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर के ये जोड़े के रूप में, सम एंड सब्सटेंस के जोड़े के रूप में ही आता है। हाँ, जोड़े के रूप में आता है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। कि भाई जो सारांश है वो ये है कि वो स्पॉट पर ही खत्म हो गया। तो इसमें बेटा कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ, क्योंकि ये सम और सब्सटेंस जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईच एंड एवरी, ईच और एवरी से जब भी कोई नाउन और वर्ब जुड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। तो ईच के बाद में, एवरी के बाद में मैन, वुमेन एंड चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब को क्या करना पड़ेगा, अपन को वॉज करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज गिवन फूड यस्टरडे इवनिंग। कि हर औरत, हर आदमी, औरत और बच्चे को कल शाम को खाना दिया गया। इसमें थर्ड में गलती है। किसमें गलती है? इसमें थर्ड में गलती है। यू क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। हाँ, यू रादर देन योर फादर आर टू ब्लेम। भैया हाँ, तुम्हें आर टू, एक मिनट, रादर देन के साथ, हाँ हाँ, यू रादर देन योर फादर आर टू ब्लेम। इज टू ब्लेम आएगा ना, इज टू ब्लेम आएगा यहाँ पर। 5 hours आर टू लॉन्ग शॉर्ट। टाइम क्या लिखा है इसने, गलत लिख दिया। ये शॉर्ट नहीं आएगा, इसको तो हटा ही दो। 5 hours आर टू लॉन्ग टाइम। टू जज वंस करेक्टर। लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग आएगा, शॉर्ट नहीं आएगा। अच्छा, आवर्स, सॉरी, सही है, सही है, सही है, लॉन्ग नहीं, वही शॉर्ट ही ठीक है। 5 hours टू आर टू शॉर्ट टाइम नहीं लिखेंगे, टाइम लिखेंगे यहाँ पर, हटा दो, ये तो ऐसे ही आ रहा है। ये प्रिंट की मिस्टेक है। बेटा मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि मैंने कि निश्चित समय हो या निश्चित रकम हो या निश्चित दूरी हो, बहुवचन होने के बाद भी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ आर की जगह इस का प्रयोग किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये 5 hours एक निश्चित समय, आवर्स तो है लेकिन कितने घंटे, 5 घंटे एक निश्चित समय है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, है, ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सर पानी है क्या? दे दो मुझे बस। मैनी अ पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। बेटा मैनी के साथ में तो नाउन हमेशा बहुवचन में और वर्ब भी हमेशा बहुवचन में आता है, मैनी के साथ में। लेकिन जब मैनी एक ही बात करते हैं या एन की बात करते हैं तो नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा कि मैनी के साथ में तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आते हैं। ये जैसे मैनी दे रखा है ना, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि मैनी, तो मैनी के साथ में तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आते हैं। मैनी का मतलब होता है कई, तो प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। लेकिन जब मैनी के साथ में ए एन का प्रयोग हो जाए, मैनी ए या एन, तो उसके साथ में नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, ध्यान रखना। तो मैनी के साथ में मैनी है, पैसेंजर तो सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब हैव दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सुंदरता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? द टीचर है पहला सब्जेक्ट और इसके स्टूडेंट है दूसरा सब्जेक्ट। तो हमेशा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैज कमिटेड दिस मिस्टेक। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हैव होता यहाँ पर तो गलती हो जाती है, तो इसमें नो एरर, कोई भी गलत एरर नहीं है। नंबर 5, इसमें एरर नहीं है। इसमें एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई? बस 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, कोई एरर इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, स्टूडेंट्स के बिहेवियर की बात हो रही है।
ये तो प्लूरल नाउन, लेकिन ये बिहेवियर, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, बिहेवियर। तो व्यवहार अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चल जाए तो ठीक रहेगा। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वॉज नॉट प्रॉपर, बिल्कुल सही है, नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव। अब यहाँ पर देखो, वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा बहुवचन में आता है, तो नाउन तो बहुवचन में दे रखा है, एस लगा रखा है ना इसमें, नाउन। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स नाउन बहुवचन है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो लिव यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो लिव की सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिव की सिंगुलर वर्ब लिव्स हो जाएगी। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव्स नेक्स्ट डोर टू हिज आंट, ठीक है ना, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 2 में गलती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रिवाइंडिंग। देखो ऑल द डिक्शनरीज, यहाँ पर बेटा डिक्शनरी का प्रयोग सिंगुलर वो नाउन के तौर पर हो रहा है कि प्लूरल नाउन के तौर पर। ये पहली बात तो ऑल और डिक्शनरी है ना, तो ये IES लगा, मतलब ये बहुवचन है, ठीक है ना। तो ऑल द डिक्शनरी बहुवचन है, विच हैव बीन बहुवचन नाउन है तो बहुवचन क्रिया भी आएगी। प्लेस्ड ऑन दैट टेबल, विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल, जो वहां पर टेबल पर रखी है। बाय द विंडो, विंडो के किनारे जो टेबल है। नीड्स, अब रिबाइंडिंग, तो नीड्स ये किसके लिए लगा रखा है, नीड्स डिक्शनरीज के लिए। डिक्शनरीज अगर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर नीड्स तो सिंगुलर वर्ब हो गया ना, तो नीड्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे करना पड़ेगा नीड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीड करना पड़ेगा, रिबाइंडिंग की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो इसमें नंबर 4 में गलती निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 माइल्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ रैपिड ट्रेवल, कि आज के ज़माने में जो बहुत तेज गति से ट्रेवल होती है, यात्रा होती है, तेजी की यात्रा, आज के तारीख में इतनी तेज गति से यात्रा के दौरान या दौर में 20 माइल्स, 20 जो माइल हैं वो बड़ा, तो मैंने क्या बोला था बेटा, निश्चित रकम, निश्चित दूरी और निश्चित समय, बहुवचन होने के बाद भी वर्ब सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पर आर की जगह इस का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ग्रुप ऑफ पीपल वर। अब बेटा पीपल तो बहुवचन है, लेकिन वहां पर जो क्या बोलते हैं ये लगा रखा है ग्रुप, यहाँ पर वो क्या है, एक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो अ ग्रुप अपने आप में एक वचन है, सिंगुलर वर, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर जो वर लगा है बेटा ये वाज लगेगा, ये वॉज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रुप, लोगों का एक दल या एक समूह। समूह के रूप में कितने हैं, वो एक ही तो है समूह, ठीक है ना। सिटिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर, वो बिल्कुल गली के कॉर्नर पे बैठे हुए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ, कि भाई जो सिचुएशन है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, वो कुछ समय, कुछ स्थिति, कुछ मतलब कुछ हद तक समझ ली गई है। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। बेटा जब इकोनॉमिक्स वगैरह जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमेशा एक वचन होता है, तो हैज बीन डिस्कस्ड ठीक है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो स्थिति की जो नापतोल है, स्थिति का जो इकोनॉमिक्स है ना, वो समझ लिया गया। तो जब गुण के रूप में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स टाइप की चीजों का डिस्कशन होता है, जब बातचीत होती है, तो इनको गुण के रूप में ही हमेशा बहुवचन माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज की जगह क्या आएगा, हैव का प्रयोग करें। क्या प्रयोग करेंगे हम, हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सिचुएशन की मतलब स्थिति की जो अर्थव्यवस्था है, जो सिचुएशन की का नापतोल है, जो उसका कुल मिला के सारा लेखा जोखा है सिचुएशन का, वो डिस्कस कर लिया गया है कुछ हद तक। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, गुण के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको बहुवचन के तौर पर हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें गलती है, थर्ड में गलती है, बस एक। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन नंबर 13 के तो 23 क्या कह रहा है कि वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट शी ऑफर्ड सीम्स स्पेशली कन्विंसिंग। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नाउन बहुवचन में है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शी ऑफर्ड सीम्स, और वर्ब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है, तो ये सीम्स सिंगुलर वर्ब है। 3 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क आर स्टिल, 3 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क, आर स्टिल, इज स्टिल आएगा कि 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स है ना, आर अनफिनिश्ड, नो एरर है इसमें, 3 पार्ट्स है ना भाई, 3 पार्ट्स हैं, आर स्टिल अनफिनिश्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, नाउन प्लूरल आता है ना, और वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा,
यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्यों आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल है और ये सही है। ये क्यों सही है उसका कारण बता देता हूँ कि ये दैट दे रखा है ना, ये दैट क्या है बेटा, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन की तरह काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एक नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब किसके अनुसार आती है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन क्या है, बुक है कि बुक्स है, यहाँ पर बुक्स दे रखा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हैज की जगह हैव का प्रयोग होगा। अगर ये दैट नहीं होता तो फिर यहाँ हैज आ सकता था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो नियम बदल गया और ये हैव का प्रयोग बिल्कुल सही है। तो नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। द परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि भैया जो अच्छे लीडर्स का जो परसेंटेज, अच्छे नेताओं का जो प्रतिशत है वो इस स्टेट में वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर, परसेंटेज अपने आप में सिंगुलर नाउन ऑफ गुड लीडर्स इज नॉट आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड में गलती। द टीचर विद हिज टू सन्स इज डूइंग रिसर्च दीज डेज। द टीचर, विद के साथ में जब दो नाउन को जोड़ते हैं, विद टुगेदर, विद के साथ में जब दो नाउन को जोड़ते हैं तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है। ये पहला सब्जेक्ट है, टू सन्स यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है। द टीचर विद हिज टू सन्स, ये विद से जोड़ दिया तो यहाँ पर टीचर सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नाउन है, तो ये इज का प्रयोग बिल्कुल सिंगुलर है, सही है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ये सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आर लगा होता तो गलती हो जाती। इट आर द बुक्स, नहीं यार, इट आर द बुक्स, इट इज द बुक्स एंड द ऑथर्स। जाओ करते नहीं, दीज आर आएगा बेटा, यहाँ पर इट आर नहीं आएगा, यहाँ पर दीज आर का प्रयोग होगा। इट आर का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, दीज आर द बुक्स, वही तो मैं कहूँ कि गलती क्या है। यहाँ पे दीज आएगा ना बेटा, दीज आर या दे आर द बुक्स, दीज आर द बुक्स या दे आर द बुक्स कर सकते हैं। दीज आर आएगा, यहाँ पे इट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आर का प्रयोग इट के साथ नहीं हो सकता और बुक्स बहुवचन है। अगर यहाँ पे इज भी कर दोगे तो नाउन तो बहुवचन में, तो इसलिए इसको आर इज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन को सब्जेक्ट को ही बदलना पड़ेगा कि दीज आर द बुक्स, ये बुक्स हैं, एंड देयर ऑथर्स दैट हैव कंफ्यूज्ड अस, और उनके ऑथर्स जो हैं उनने हमको कंफ्यूज कर रखा है। कोई गलती नहीं है, सही है। ना तो गलती है ना, फर्स्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं और 30 पे कब खत्म कर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि ईदर ऑफ द टू बॉयज, ईदर ऑफ के साथ में हमेशा नाउन बहुवचन में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब सिंगुलर में आती है। ये वर्ब यहाँ पर इज आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोला मैंने कि ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होती है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल देखते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं लेकिन ये जोड़े के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, और जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाने पर ये प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे बल्कि सिंगुलर वर्ब लेंगे। द हॉर्स एंड कैरेज हैज बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 आवर्स। सही है, सही तो है क्योंकि हैज बीन आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बस बात इसमें नहीं है। तो भाई ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक सबसे बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स कह सकते हैं आप इसको, कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स क्यों कह सकते हैं कि जब तक बेटा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या कनेक्शन है, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे लगेंगे आपस में, ये नहीं समझ में आएगा तो फिर तो गलतियां होनी ही होनी है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट था। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का हम दूसरा पार्ट आपके सामने कल लेके आएंगे इसी जोश और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय, और आई होप कि आपका दिन अच्छा बीतेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।